आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है जिसमें कोई सबूत नहीं, जिसमें कोई गवाह नहीं, एकदम एक ब्लाइंड मर्डर। और उस मर्डर को तफ्तीश करनी है पुलिस को। पुलिस 1 साल तक तमाम जी तोड़ कोशिश करती है, कातिल तक पहुंच जाए, कोई सुराग मिले, कोई सबूत मिले, कोई गवाह मिले, लेकिन हाथ खाली, कातिल आज़ाद घूम रहा है और पुलिस केस को सॉल्व ही नहीं कर पाती है। फिर आखिर में एक तोता आता है। अब तोता बहुत कुछ उगलता है, लेकिन अब यहाँ पे पुलिस के सामने एक लीगल दिक्कत, कानूनी दिक्कत कि तोते की बात के बाद बाकी जांच तो मुमकिन है, लेकिन तोते की गवाही अदालत में कैसे कराएं। अब एक जानवर, एक परिंदा, कानून की डिक्शनरी में, किताबों में कहीं इनकी गवाही के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो तोते की गवाही अदालत में मान्य ही नहीं है। तब तोते को कैसे, और तोता बोलेगा भी नहीं, इंसानी ज़ुबान कहाँ बोलता है। और जिस तरीके से अदालत में मिलॉर्ड सवाल पूछते हैं तो सवाल जवाब कहाँ से एक तोता करेगा। लेकिन फिर भी एक केस सॉल्व हुआ। अब कैसे, पूरी कहानी कहाँ की है। ये कहानी है अमेरिका के एक शहर मिशिगन की, और मिशिगन में ही एक जगह है सैंड लेक। इसी सैंड लेक इलाके में एक फैमिली रहती थी। ये फैमिली थी मार्टी एंड ग्लेना की। मार्टी और ग्लेना दोनों हस्बैंड वाइफ थे। हालांकि इन दोनों की ये दूसरी शादी थी। मार्टिन की भी पहली शादी हो चुकी थी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ का नाम क्रिस्टीना था, डिवोर्स हो गया। ग्लेना की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका हस्बैंड से अपने डिवोर्स हो गया। बाद में मार्टी और ग्लेना ने आपस में शादी कर ली। इन दोनों की पहली शादी से 2 बच्चे थे, और वो दोनों बच्चे इन दोनों के साथ रहते थे। मार्टी की भी ठीक ठाक माली हालत थी, ग्लेना भी जॉब करती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर एक एक्सीडेंट में मार्टी को चोट आ जाती है, लग जाती है, और उसकी थोड़ी सी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है। बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना फिरना टहलना बंद हो जाता है। तो वो ज़्यादातर वक्त अपना शिकार में ही बिता देता है। इधर ग्लेना जो थी उसको शुरू से ही जुए की लत थी। जब मार्टी ठीक ठाक था तब वो उसके साथ कैसीनो जाती, जुआ खेलती, मार्टी भी खेलता। लेकिन ग्लेना लती हो चुकी थी, आदी हो गई थी और पैसे हारती थी। धीरे धीरे वक्त बीता, चूँकि मार्टी अब फुल फ्लेज इतना कमाई नहीं हो रही थी उससे, क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गया था। लेकिन ग्लेना जो कमाती उसमें से ज़्यादातर पैसे वो जुए में हार जाती। फिर बीच में जुए में हारती, घर की जिम्मेदारी थी, गाड़ी और घर दोनों EMI पर था, उसके भी तकाज़ा होने लगे बैंक से। फिर वो बीच में ड्रग्स लेने लगी। धीरे धीरे ड्रग्स लेने के बाद उसके अंदर अजीब सा परिवर्तन भी आया। कई बार वो चिड़चिड़ी हो जाती, लड़ाई करती, झगड़ा करती, कई बार सुसाइड करने का मन करता। लेकिन फिर भी दोनों की ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। एक बार तो नौबत यह आया कि बैंक वालों ने कहा कि गाड़ी और घर दोनों जब्त कर लेंगे, क्योंकि वक्त पे EMI नहीं दिया। मार्टी ने बोला कि तुमको हमने इंतज़ाम करके पैसे दिए। असल में वो पैसे भी वो जुए में हार गई, और उसने झूठ बोला मार्टी से कि मैंने तो पेमेंट कर दिया। पता नहीं बैंक वालों को कैसे ये गलतफहमी हो गई है। लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि ये सारी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ जा रही हैं, और कभी ना कभी सारी चीज़ें पकड़ी जाएंगी। फाइनेंशियली भी हालत ठीक नहीं है। दोनों बच्चे साथ में थे। वक्त बीतता गया। 2015 13 मई 13 मई 2015 की तारीख आती है। 13 मई 2015 की तारीख आती है। उससे पहले हुआ ये कि इसी सैंड लेक के घर में, मिशिगन में, मार्टी और ग्लेना ये दोनों अपने घर में पिछले 2 दिन से बाहर नहीं निकले। बच्चे कहीं और थे इनके रिलेटिव के पास कुछ दिनों से। अब मार्टी और ग्लेना घर से बाहर निकले नहीं। आमतौर पे जो रोज़मर्रा होता है, पड़ोसी होते हैं, वो जानते हैं कि कौन किस वक्त बाहर निकलता है, कौन काम पे जाता है, कौन क्या कुछ करता है, डेली रूटीन की चीज़ें। तो 2 दिन तक जब इनके घर के दरवाजे नहीं खुले, दोनों मियाँ बीवी बाहर नहीं आए, तो पड़ोसियों को थोड़ा सा कुछ डाउट हुआ। इसी के बाद एक पड़ोसी ने 13 मई को दरवाजे पे नॉक किया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने बेल भी बजाई, नहीं आवाज़ आई। फिर उसने दरवाजे को पुश किया तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। पर जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो अंदर उसने पहला कदम रखा, उसकी चीखें निकल गईं। सामने फर्श पर 2 लोगों की लाशें पड़ी थी, एक मेल और एक फीमेल।
उसने उन दोनों को ध्यान से भी नहीं देखा और बदहवास चीखती हुई घर से बाहर आई। बाहर उसकी चीख सुन के बाकी पड़ोसी इकट्ठा हुए। पड़ोसियों ने हिम्मत की, घर के अंदर दाखिल हुए। देखा तो सामने माटी और ग्लेना खून से लथपथ पड़े हुए हैं। फौरन किसी ने पुलिस को खबर दी। पुलिस की टीम आई। कोई अब तक लाश के पास गया नहीं था। पुलिस ने अब डेड बॉडी को उठाने का काम शुरू किया। उसने पहले माटी की बॉडी उठाई। जैसे ही उस लेडी ग्लेना की बॉडी को पुलिस ने उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसे टच किया बॉडी को, अचानक ग्लेना चीख पड़ी, कहती क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो असल में उन दो लाशों में से एक लाश अब तक जिंदा थी और वो ग्लेना मरी नहीं थी। फौरन ग्लेना को पुलिस अस्पताल ले गई। वहाँ पे उसका इलाज हुआ। कान के पास से गोली छूते हुए निकल गई थी ग्लेना को। हालांकि चोट लगी थी, लेकिन इत्तेफाक से खतरा नहीं था जान को। जबकि दूसरी तरफ माटी के शरीर से 5 गोलियां मिली। अब एक सुसाइड नोट भी मिला और वो सुसाइड नोट जो है वो ग्लेन के हाथ का लिखा हुआ था, ग्लेना के। अब पुलिस ये समझ में नहीं आ रही और पड़ोसी यही कि शायद ग्लेना ने सुसाइड करने की कोशिश की, उसी ने अपने पति को गोली मार दी। पुलिस ने थोड़ा इंतज़ार किया। डॉक्टरों ने जब वो फिट हो गई तो कहा आप स्टेटमेंट लीजिए। डॉक्टर ने ग्लेना से बात की। उसने कहा कि मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, वही मेरी ज़िंदगी थी, और हाँ हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली, बाकी चीज़ें, लेकिन मैं अपने पति को गोली क्यों मारूंगी। बल्कि मैं तो चाहती थी हमेशा उसके साथ रहूं। और किसने मारी? उसने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि एक गोली लगी और मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मुझे माटी की भी हालत पता नहीं। अब पुलिस ने सारे घर की तफ्तीश की। फिर बच्चे आ गए, उनसे पूछताछ की, पड़ोसियों से पूछताछ की, कोई क्लू, कोई सुराग नहीं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने इनाम भी डिक्लेयर किया कि कोई इस कत्ल के बारे में सुराग दे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। इस दौरान में सारे कॉल डिटेल और ये सब भी निकाले गए। हालांकि घूम फिर के पुलिस को शक ग्लेना पे भी हुआ। ग्लेना से कई बार पूछताछ की। उधर ग्लेना की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी बीच बीच में, तो कई बार रो पड़ती, कई बार उसकी याददाश्त कमज़ोर होती, कुछ बातें बताती, कुछ नहीं बताती। लेकिन कोई ऐसा सबूत, पुलिस को शक तो था लेकिन कोई सबूत ही नहीं था कि वो ग्लेना को कातिल करार दे अपने ही पति का। वक्त बीतता गया, पुलिस के हाथ खाली थे, तमाम तफ्तीश कर ली। 13 मई 2015 को डेड बॉडी मिली थी और मई 2016 आ गया, मई 2016, 1 साल बीत गया। इस दौरान ये हुआ कि जब ये दोनों लहूलुहान मिले, उसके बाद माटी की मौत हो गई, ग्लेना हॉस्पिटल से घर आ गई। तो माटी की पहली वाइफ क्रिस्टीना ये घर आई, और ये उस वक्त घर आई जब ग्लेना हॉस्पिटल में थी और माटी की डेथ हो चुकी थी। अब बच्चे तो रिश्तेदार के पास थे। ये जो तोता था एक माटी के घर में, ये अफ्रीकी तोता था, ग्रे कलर का, इसका नाम था बड। ये तोता असल में क्रिस्टीना ने ख़रीदा था जब उसके साथ माटी की शादी हुई थी, पहली वाइफ उसकी। तो जब उसके पहले हस्बैंड की मौत की खबर आई तो वो भी शोक जताने आई। फिर पता चला बच्चे तो अपने नाना नानी के पास हैं और माटी मर चुका है, ग्लेना हॉस्पिटल में है। घर में बचा इकलौता तोता। अब उसकी देखभाल कौन करे? क्रिस्टीना चूँकि उस तोते के साथ रह चुकी थी, उससे प्यार था, वो उस तोते को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। अब तोता क्रिस्टीना के पास है, यानी माटी की पहली पत्नी के पास। इधर पुलिस के हाथ खाली हैं। साल बीत गया। पूरे साल बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता है। मई 2016 की तारीख आ जाती है। अचानक एक रोज मिशिगन पुलिस एक टीवी चैनल पर करीब 1.5 से 2 मिनट का एक वीडियो देखती है एक तोते का, जो उस वक्त 2015 में मिशिगन में काफ़ी चर्चे की बात थी, मतलब उसको लेके काफ़ी बातें हो रही थी। वो इसलिए कि वो जो तोता था वो इंसान की मिमिक्री करता था और आवाज़ निकालकर उसी तरीके से बात करता था। उन्हीं पुलिस वालों में से एक को पता चला कि ये जो तोता है इसका नाम बड है और ये क्रिस्टीना का तोता है, माटी जिसका कत्ल हुआ उसकी पहली वाइफ। अब पुलिस के कान खड़े हुए और वो तोता वायरल हो रहा था, और वो तोता 2 शब्द बोल रहा था जिसकी वजह से भी वो वायरल हो रहा था, और वो 2 शब्द के बड़े मतलब थे।
पुलिस ने क्रिस्टीना को कांटेक्ट किया। क्रिस्टीना पुलिस के पास आई। उसने कहा कि ये जो तोता है, जो वीडियो है, ये क्या है, इसकी कहानी। तब क्रिस्टीना ने कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब इस तोते की परवरिश करने के लिए, चूंकि मार्टी की डेथ हो चुकी थी, वो उसे अपने साथ लेकर आ गई। तो जब घर पे लाई तो उसने नोटिस किया कि ये तोता जो है, ये मार्टी की आवाज़ निकालता है और मार्टी की आवाज़ में बोल रहा है। तो उसने कहा क्या बोला? उसने कहा जब मैं इसको पहली बार घर लेकर आई थी और तब वो नया नया मार्टी की मौत हुई थी उस वक्त, तो ये कुछ दो ही शब्द रट रहा था बार बार तोता, और एकदम मार्टी के स्टाइल में। तो उसने कहा वो कौन से शब्द थे? तो उसने कहा पहला था, ये बार बार तोता कह रहा था शट अप शट अप, और दूसरा था डोंट शूट डोंट शूट। तो उसने कहा बस ये दो ही लाइनें जो हैं, ये मार्टी की आवाज़ में तोता बोल रहा लगातार, शट अप एंड डोंट शूट। अब एक तोते के मुंह से ये दो चीज़ें, इससे दो मतलब। अब पुलिस वालों ने इस पर पूरा रिसर्च करना शुरू किया। तो शटअप का मतलब यहाँ पे पुलिस ने निकाला कि मार्टी उस वक्त गुस्से में था, और डोंट शूट का मतलब ये हो कि कोई ना कोई मार्टी को गोली मारना चाह रहा था और मार्टी उसे रोक रहा था। पुलिस ने कहा क्रिस्टीना से कि जब ये तोता बोल रहा था तो आपने पुलिस को क्यों नहीं कांटेक्ट किया? उसने कहा शुरू में उसे खुद समझ में नहीं आया कि ये क्या है। बाद में उसे लगा कि शायद ये मार्टी की आवाज़ है, और मार्टी ही नहीं, कुछ आखिरी वक्त में ऐसा बोला होगा। लेकिन अब एक तोते की गवाही कोई इंसान कैसे माने? तो मैं इसको लेके बड़ी कंफ्यूज थी। फिर मैंने इसका वीडियो बनाया, चूँकि तोता दिन भर ये बोलता रहता था, तो मैंने उसका वीडियो शूट किया करीब 1.5 मिनट का। और उस वीडियो को शूट करने के बाद मैंने रख लिया। मैं पुलिस के पास इसलिए नहीं गई कि पुलिस वाले भी हंसेंगे। और एक रोज़ कुछ दोस्तों से मैंने शेयर किया, तो उन्होंने कहा इसको किसी चैनल को दे दो। तो मैंने एक टीवी चैनल को दे दिया, और इत्तेफाक से उस टीवी चैनल ने इसको चला दिया, और उस टीवी चैनल के थ्रू पुलिस तक ये बात पहुंची। अब पुलिस के पास एक क्लू था। मार्टी की आवाज़ निकालने वाला तोता कह रहा है शट अप एंड डोंट शूट। किसे वो शट अप कह रहा है और किसे वो डोंट शूट कह रहा है? पुलिस ने फिर से 1 साल पहले की सारी चीज़ें खंगालनी शुरू की। तो जो बातचीत थी उससे जो जितने भी एक्सपर्ट रिसर्च करके सब निकाला, उसमें ये था मतलब कि मार्टी जिससे भी कह रहा था वो उसका जानकार था कि डोंट शूट और शट अप वो उसका ख़ास था। तब उस घर में उस दिन जो पुलिस ने पड़ोसियों से सारे बयान लिए, तो कोई भी ऐसा नहीं मिला था विटनेस की जिसने किसी बाहरी शख्स को अंदर आते हुए देखा और या फिर बाहर जाते हुए देखा। तो पुलिस को लगा कि ये बात ग्लेना ही का कर सकती है, और शायद मार्टी ने ग्लेना को ही रोका कि डोंट शूट। अब सवाल यह है कि तोते की गवाही है, लेकिन कानून मानेगा नहीं, पुलिस करे तो क्या करे? पुलिस ने साल भर के बाद ग्लेना को दोबारा उठाया, तोते की बातें कराई, बताई, और इसके बाद थोड़ा सा अपने तरीके से शायद पूछताछ की। इस बार जब पूछताछ की तो लंबा वक्त इसमें भी लगा। ग्लेना लगातार इनकार करती रही, पुलिस को उलझाती रही। 2016 में तोते की कहानी सामने आई, और अब 2017 आ गया, 2017, यानी मार्टी के कत्ल को 2 साल हो चुके थे। लेकिन 2017 में आखिरकार पुलिस ने हर तरफ से जब सारे सबूत निकाले और कहा कि कोई और कातिल नहीं है सिवाय तुम्हारे, ग्लेना टूट गई। और फिर ग्लेना ने अपना इकबाल जुर्म किया। उसने कहा कि मुझे जुए की लत थी, ड्रग्स लेने लगी, जो कर्जा बढ़ रहा था EMI का, बैंक के घर और गाड़ी तक गिरवी हो गए थे। मुझे मार्टी ने कुछ पैसे दिए, वो भी मैं जुए में हार गई। मार्टी मुझे इस बारे में हमेशा टोकता था, तो हमारे बीच में ज़्यादा लड़ाई होने लगी। फिर मुझे लगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, पर सुसाइड करने की मुझे हिम्मत नहीं हुई। तो मुझे लगा कि ये तो रोक टोक चलता रहेगा, मार्टी मुझे टोकता रहेगा। तो मुझे लगा कि इस झंझट से निकलने का एक ही तरीका कि मार्टी को ही रास्ते से हटा दूँ, और इसीलिए मैंने मार्टी को गोली मारी, 1 2 नहीं बल्कि 5। और पुलिस को उलझाने के लिए खुद एक गोली अपने कान के पास से छूते हुए बाहर निकाल दी, ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि या तो मुझे भी गोली मारने की कोशिश की गई थी। उसने इकबाल जुर्म किया। पुलिस ने फिर उसको मार्टी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया, और इस तरीके से ये केस सुलझा एक तोते की वजह से। लेकिन पुलिस के सामने ये था कि तोते की गवाही की वजह से बाकी चीज़ें तो मिली, लेकिन तोते की गवाही कोर्ट में मान्य नहीं थी। तो जो बाकी सपोर्टिव एविडेंस थे वो पुलिस को कलेक्ट करने थे। फिर ग्लेना के बयान के बाद वो पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की जिससे ग्लेना ने कत्ल किया था, वो मोटिव भी सामने आया। फिर वो सारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले।
सारी चीज़ें काफ़ी थी ग्लेना को कातिल करार देने की, लेकिन इस केस की जड़ में, इस केस को खोलने की बुनियाद में जो सबसे ऊपर रहा वो था बड, अफ्रीकी ब्रांड का वो तोता, ग्रे कलर का, जो माटी का तोता था। और ग्लेना जो है जब कत्ल हुआ तब ये चीज़ गलती कर बैठी थी। जिस रूम में कत्ल हो रहा था ये तोता उसी रूम में पिंजरे में था और वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था और अपने कानों से सुन रहा था। तो जब गोली चली, जब पहले पिस्टल निकाली, तब माटी को लगा था कि ये ऐसे ही मजाक कर रही है, लेकिन फिर उसने गुस्से में डांटा था शट अप। लेकिन जब उसने फिर कहा कि अब मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ, तब उसने कहा था डोंट शूट कई बार। और तोते ने ये सारी चीज़ें सुनी और देखी भी। कत्ल होने के बाद जब तोता वहाँ से निकला तो तोते ने उसी माटी के आवाज़ में लगातार ये दो ही चीज़ें कहीं जो उसने आखिरी वक्त में देखा था। अपने मालिक के कत्ल का वो चश्मदीद था और ये दो शब्द जो माटी की ज़ुबान से निकले वो उसने पकड़ लिए और वो उन्हें रटता रहा। तब तक रटता रहा जब तक क्रिस्टीना उसकी इस बात को समझ नहीं गई कि ये कुछ कह रहा है। और इस तरह से एक तोते ने अपने मालिक के कत्ल का राज उगल दिया और कातिल तक पुलिस को पहुंचा दिया। तो ये थी कहानी, एक तोते की कोशिश, एक तोते की वजह से एक इंसान का पकड़ा जाना। कैसी लगी कहानी, आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।